हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हमारे एजुकेशन सिस्टम पे कुछ बात करेंगे आपसे। आपको अच्छा लगेगा। जैसा कि चाणक्य ने कहा था, एक अपने घर में एक बच्चा रहता है। चाणक्य संहिता में उसने कहा है कि बच्चों को कैसे लालन पालन करना चाहिए। उसमें कहा था, पालयेत पंचवर्षाणि ताड़येत 10 वर्षाणि मित्रवत आचरेत षोडशे वर्षे। तो इसका मतलब है कि जो अपने घर में बच्चा होता है उसको हमें 5 इयर्स तक प्यार से प्रिंस की तरह पालना चाहिए, और 10 वर्ष तक जो उसकी गलतियां हैं उन्हें हमें कुछ सुधारने की ज़रूरत हो तो सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके बाद जब टीन एज आने लगती है उस समय हमें उन्हें फ्रेंड्स की तरह डील करना चाहिए, जैसे वो हमारा बराबर का दोस्त हो। लेकिन आज हम इन सब चीज़ों को शायद मिस कर रहे हैं। शायद हमारी भागती दौड़ती अर्थव्यवस्था है जिसने इससे हमें सब दूर कर दिया है। और गवर्नमेंट का भी जो 6% एक्सपेंडिचर अभी किया है 2020 में, इसकी नई पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो अभी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है सरकार। कुछ चेंजेस लाई है, अब देखते हैं कितना सक्सेसफुल रहता है। एजुकेशन में हमारा देश की रैंकिंग वर्ल्ड में 40 है। मतलब हम देखें, इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी पुरानी सभ्यता थी। नालंदा, मोहनजोदड़ो जैसी इतनी सभ्यता थी, नालंदा का स्कूल था, चाणक्य जैसा विद्वान, नागार्जुना जैसा एक विद्वान साइंटिस्ट जो 35 वर्ष में हमारे यहाँ से चला गया, जिसका इंग्लैंड भी लोहा मानता है। इसके विषय में आप ज़रूर बच्चों को पढ़ाएं कि कितना बुद्धिमान आदमी था वो, जिसने हमको नंबर के विषय में नॉलेज दिया। और आज उसका इंग्लैंड के साइंटिस्ट भी उनका लोहा मानते हैं, जो एक गरीब बच्चा था जिसको पाला था और वहाँ इंग्लैंड ले गए उसके बाद। तो वो एक बहुत अच्छा बालक बना और आज उसका नाम है। वो भले ही इस दुनिया में नहीं है लेकिन हम मानते हैं। लेकिन 35 वर्ष की उम्र में उसको अस्थमा की बीमारी हो गई। इंग्लैंड में भी वो ठंड सहन नहीं कर पाता था, यहाँ आया अपनी मदर के पास मिलने के लिए और ख़त्म हो गया। ये एक दुख भरी कहानी है, पर बच्चों को इसको जाननी चाहिए, इससे उनको एक शिक्षा मिलती है। एजुकेशन किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको शायद हमने इग्नोर किया, क्योंकि हमारे यहाँ मैकाले की जो पॉलिसी आई उसने सारा जो हमारा सिस्टम था उसको तहस नहस कर दिया। उसने एक इंग्लिश का जो भूत हमारे सिर पे सवार हुआ, तो हर चीज़ इंग्लिश सभ्यता से जुड़ता गया। लैंग्वेज किसी भी को भी जानना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और सबको आनी चाहिए। आप कश्मीर में जाएंगे, एक शिकारा चलाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला भी अच्छी फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है और बिल्कुल अंग्रेज़ों से बोलता है, और जो टूरिस्ट आए हुए होते हैं उनसे भी बोलता है। और भी जगह में आप देखेंगे ये कम्युनिकेशन की एक लैंग्वेज होती है। लेकिन आज़ादी के बाद हमने जो पॉलिसी जो है प्रॉपर नहीं बनाई। उस समय कम ज़्यादा एजुकेटेड लोग होते भी नहीं थे। मौलाना अबुल कलाम है, उनको वो दे दिया, पॉलिसी दे दिया, और उन्होंने अकबर, बाबर, हुमायूं और खिलजी, इन्हीं से संबंधित टीपू सुल्तान, इनकी गौरव गाथा जो हमें सिखाए। तो आज हम पूरे वर्ल्ड में कहीं के नहीं हैं। तो शायद इसको सुधार करने की ज़रूरत थी। जो अभी 2020 में नई पॉलिसी आई है 5+3+3+3+4, ऐसा पॉलिसी है। मतलब 5 इयर्स तक आप उसको जैसे नर्सरी प्री नर्सरी में पढ़ाते हैं उस तरह से पढ़ाएंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाध्यता नहीं होती थी, जैसा अभी होता था कि बच्चा चाहे ना चाहे उसको मैथ्स भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, 9th क्लास तक, फिर 10th क्लास तक। उसके बाद में वो 12th में सब्जेक्ट लेता था, बायो लिया, मैथ्स लिया। ये अब उसमें भी प्रॉब्लम एक होती है, मान लो मुझे मैथ्स अच्छी लग रही है पर फिजिक्स नहीं अच्छी लग रही है, तो मेरे सामने एक संकट रहता था।
तो केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ और दूसरा मुझे म्यूज़िक पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो एक अभी एक अच्छी बात आई है कि नई पॉलिसी में बच्चों को अपने प्री सब्जेक्ट को लेने का एक मौका मिला है और शायद इसमें लंबे समय में अच्छे परिणाम मिलेंगे। और दूसरा एक और चेंज आया है कि एजुकेशन जो है मदर टंग में होने चाहिए। जो भी मदर होती है, तमिल हो, आंध्रा हो, मलयालम, हिंदी हो, मदर चूँकि सबसे पहला बच्चा मदर से ही सीखता है, तो मदर टंग उसके लिए सबसे ज़्यादा बाई हार्ट समझने वाली एक लैंग्वेज होती है। उसी में कम्युनिकेट करना समझना उसके लिए ज़्यादा आसान होता है। तो वो एक ऑप्शन भी अभी आया है 3 लैंग्वेज फार्मूला में, तो ये अच्छी बात है। तो ये एक नया चेंज है और इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए और हमारे बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए। वो हमें एक वो नहीं बनाना चाहिए कि सिर्फ इंजीनियर ही बने हमारा बच्चा, डॉक्टर ही बने या पढ़े। क्योंकि मैंने देखा कि बच्चों से ज़्यादा मदर फादर अपनी एम्बिशंस पूरी करते हैं। उन्हीं को ये लगता है कि वो बच्चा इंजीनियर बन जाए, शायद हम ना बन पाए तो वो बन जाए, हम डॉक्टर ना बन पाए तो वो बन जाए, ये हो जाता है। अब हमारे साथ ही चाइना भी स्वतंत्र हुआ था, हम देखें, लेकिन चाइना ने अपनी पॉलिसी, पॉपुलेशन पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया उसने। तो उसने टेक्निकल एजुकेशन पे ध्यान दिया। तो आप देखेंगे गांव में भी जो स्कूल हैं उनके, वो बिल्कुल एक जो बड़ी सिटीज़ जो हमारे यहाँ मेट्रो में होती है, उनके बीजिंग में या बड़े जगह होती है, उसी स्टैंडर्ड का एजुकेशन उनके गांव में भी मिलता है। सिर्फ सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक का नहीं होता है, बल्कि टेक्निकल एजुकेशन होता है और बच्चा अपनी मर्जी से जो करना चाहता है वोकेशनल, और उसमें वो जो सामान बनाता है वो बराबर मार्केटिंग होती है और बिकता है। इसलिए आज हम देखेंगे कि चाइना पूरे दुनिया में राज कर रहा है, लेकिन वहीं हम अकेले काफ़ी पीछे हो गए हैं। आज हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए, इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट हो, गवर्नमेंट के करने के बाद भी नहीं हुआ है। हमारी गवर्नमेंट, इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट 2.5% का सेस टैक्स लगाती है। तो ये सेस टैक्स मतलब होता है कि एजुकेशन के लिए उन्हें एक अलग से टैक्स लगाया हुआ है जो हम सभी को देना पड़ता है, जाने अनजाने। एक जो सामान लेने वाला है वो भी दे रहा है, आप साबुन ले रहे हैं, कोई भी चीज़ ले रहे हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें भी रहता है और डायरेक्ट में तो रहता ही है। इसका पर्पस था कि वो हमारा एजुकेशन में वो पैसा जाएगा तो उससे समाज का हम अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर सकेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारे यहाँ करप्शन भी हो गया, लोग क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, सुपरविज़न बहुत पुअर है और इसके वजह से जो हमारी सरकारी संस्था है पूरी बैठ गई है बेतरतीब तरीके से। क्या कारण है कि हमारे गांव-गांव में स्कूल की लोगों ने इस पैसे से का उपयोग करके बिल्डिंग बना दी, लेकिन ना कोई टीचर रहता है, ना कोई स्कूल की बिल्डिंग में बराबर सुविधा है। प्राइवेट स्कूल खोला है तो वो मनमानी फ़ीस वसूलते हैं, उनके यहाँ भी सुविधा नहीं होती है, सुविधा के नाम पे वो भी वसूलते हैं, क्योंकि हमारा इम्प्लीमेंटेशन बहुत बहुत पुअर है। इसका नतीजा ये हुआ कि गांव से शहरों की तरफ पलायन हो गया और आंगनवाड़ी भी खुली है, उनमें खाना पीना भी होता है, स्कूलों में भी ये चलता है। तो एक जो टीचर होता है उसका पढ़ाने से ज़्यादा उद्देश्य हो जाता है वो दलिया बनाने, खाना पीना बनाने, उसमें चला जाता है। दूसरा, अब जो पर्पस था स्कूल वहाँ जगह जगह बनाने का, तो चूँकि रोज़गार नहीं है गांव में, तो सारा जो लोअर तबका है वो शहरों की तरफ चला गया। तो पता लगा 5-10 स्टूडेंट हैं एक स्कूल में और उसके बाद में टीचर वहाँ पता लगा 5 हैं, 70-70, 80-80 हज़ार रुपये टीचर को तनख्वाह मिल रही है और उसमें भी उनका एडजस्टमेंट है कि कल तू देख लेना, परसों तू देख लेना, और दलिया बना, पूड़ी बनी, ये सामान बना, उल्टा सीधा अपना मैनिपुलेशन हुआ और कैसे करके खाना पूर्ति हुई। और गवर्नमेंट ने एक और कर दिया कि ग्रेडिंग नंबर नहीं होंगे
फेल करना ही नहीं है तो सवाल ही नहीं है। आप स्कूलों के बच्चों को आप देखेंगे तो एक शब्द हिंदी हो इंग्लिश हो स्पेलिंग नहीं लिख पाते हैं, तो काम नहीं कर पाते हैं कोई भी। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का हाल है, खाना पूर्ति होती है। इसका एक दुष्परिणाम और ये हुआ कि शहरों में जो पॉपुलेशन आ गई तो बेतरतीब पॉपुलेशन, कॉलोनी डेवलप हो गई, बिल्डर्स ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, अपराध बढ़ गए, पुलिस के करप्शन बढ़ गए, सामाजिक एक अव्यवस्था सी आ गई इसके कारण से। और ये हम देखेंगे कि कितने टीचर हैं जो है दिल से पढ़ाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है कि ये होंगे। और एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहिए हम अपने टीचर से, ये बराबर या हमारे नेताओं से ये पूछें कि कितने टीचर होते हैं जो सरकारी टीचर तो बनना चाहते हैं लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्यों नहीं होता है? ये एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाना चाहिए। और कितने आईएएस हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और इवन डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे भी नहीं पढ़ा रहे हैं, उनके पास पैसा है तो वो मेट्रो सिटी में रखते हैं या बाहर भेजते हैं, दून स्कूल में भेजते हैं। नेताओं के भी अलग अपनी एक तरीके की लाइफ स्टाइल है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये था कि ये हमें क्वेश्चन करना चाहिए अपने पार्षद से। हमारा जो लोअर जो राजनीतिक व्यवस्था है लोअर स्तर पे, वहीं से हम सुधार कर सकते हैं। उनसे ज़रूर जब वोट लेने आते हैं तो आपको ज़रूर पूछना चाहिए कि हमारे यहाँ ये क्यों नहीं है, हम टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं, इसकी व्यवस्था क्यों नहीं है? अमेरिका, कनाडा, चाइना में आप देखेंगे वहाँ पे ये नहीं है कि सुबह 6 बजे से बच्चा बैठा बस में और 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जा रहा है और आ रहा है शाम तक थका हुआ, सुबह 6 बजे से निकला है। वहाँ पे उनने एरिया डिसाइड किया हुआ है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, उसी रेंज में एक आईएएस का बच्चा भी उसी स्कूल में आएगा, उसी में एक चपरासी का भी बच्चा जाएगा, सेम एक ग्रेड होगा और उसमें बच्चों का पढ़ाते हैं। वो हमारे यहाँ एक जो ज़मींदारी का कहेंगे या मानसिकता जो सुपीरियरिटी की जो लोगों में आ गई है तो वो कूट कूट के भर गई है। तो हम भेदभाव करते रहते हैं और ये हमारे डेली उसमें भी आता है। और रही सही इनने व्यवस्था और क्या किया हुआ है कि रिजर्वेशन कर दिया। एक रिजर्वेशन करने से एक जो सामाजिक मतभेद पैदा हो गया, लोगों में ईर्ष्या पैदा हो गई, जबकि इसका उद्देश्य जो था वो सही था, लेकिन इसकी जगह इनको उस अपलिफ्टमेंट के लिए उस वर्ग को सहायता देनी थी, उनको मॉनेटरी या जो भी सहायता देनी थी, और एजुकेशन का जो मेंटल लेवल सेम रखना था। मैं पूछना चाहूँगी अपने नेताओं से और अफसरों से कि वो मेदांता हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं जब बीमार हो जाते हैं, मैक्स हॉस्पिटल में क्यों आते हैं, दून स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं, मेट्रो में क्यों रहते हैं? जब आपका जॉब है कोई डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे है किसी कलेक्टर का या किसी अफसर का, तो क्यों वो मेट्रो सिटी में या राजधानी में या बड़ी सिटी में जाते हैं? ये क्वेश्चन मार्क है। मतलब आपके डबल स्टैंडर्ड है ये है। इसी तरह से आप टेक्निकल एजुकेशन में डैम देखिए, आप कोई डैम बना रहा है, ब्रिज बनाया है, एक जो जिसको कैलकुलेशन नहीं आते हैं, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो क्या बिल्डिंग बनाएगा, क्या ये करेगा और कितने ड्यूरेबल रहेगी? ये एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाना चाहिए नेताओं से जो हमारी लाइफ की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। आए दिन आप सुनते हैं कहीं ब्रिज गिर गया, कहीं कुछ हो गया, ये होता है। तो ये एक सवाल था मेरा। इससे हुआ ये है कि हम पुनः एक गुलामी की ओर जा रहे हैं। एक तो हमारी मानसिकता भी गुलामी की हो गई, दूसरा हमें क्या है कि हम काम नहीं करते हैं, अपने से कोई रिसर्च वर्क नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, चाइना में एक स्कूल है, उसमें सारी टेक्निकल एजुकेशन फ्री दिया जाता है उनको। तो वो वही बच्चे जो प्रोडक्ट बनाते हैं वही आज मार्केट में आता है, वही हम खरीदते हैं और हम आज उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ इसमें समाधान दिखता नहीं है। इससे हमारी आर्थिक गुलामी भी हमको बढ़ती जा रही है। सामान लेना पड़ता है, मशीनें नहीं हैं हमारे यहाँ, पुनः
आप देखो, हम जर्मनी जापान कहाँ कहाँ से मशीनें बुलाते हैं, इवन हमारे हॉस्पिटल का जो सामान है वो तक हम जर्मनी जापान इन कंट्रीज से बुलाते हैं, अमेरिका से बुलाते हैं। दूसरा, हमारा जो थोड़ा बहुत जो अच्छा टैलेंट होता है हमारे टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ाया जाता है। आप अंदाज करिए, एक गरीब आदमी भी टैक्स दे रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट उससे, और वो 25 साल तक वो हमारे पढ़ता है, IIT में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, सब्सिडाइज रहता है, और पढ़ के जैसे ही होता है तो बड़े शान से माँ बाप बोलते हैं हमारा लड़का अमेरिका चला गया, इंग्लैंड चला गया, और वो जाते हैं तो वहीं से जो प्रोडक्ट बिकता है वो फिर से हमारे यहाँ महंगे रेट पे आता है। तो ये हमारा डबल स्टैंडर्ड है, और इस विषय में कोई नहीं सोचता है। यही कारण है कि हमारा विकास नहीं हो पाया है। और जब एक तरह से आर्थिक रूप से ये व्यवस्था संपन्न हो जाते हैं ये कोई भी कंट्री, तो वो दूसरे कंट्री पे राज करने लगते हैं। आज देखोगे आप, ट्रम्प टैरिफ जो लगा हुआ है वो पूरे आतंक मचाया हुआ है। चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, सब जगह उनका यही हाल हो रहा है। थोड़ा सा मैं अब दूसरा एंगल से भी बोलना चाहूँगी कि टीचर को जो है एक अब नॉलेज अपडेट होना चाहिए। हमेशा टेक्निकल नॉलेज है, समय समय पे अपडेट होना चाहिए, या नए नए टीचर रखे जाने चाहिए। क्योंकि टीचर का ही नॉलेज नहीं रहेगा तो बच्चे को आप कैसे कैसे सिखाएंगे, एक ये सवाल होता है। दूसरा, टीचर्स को हमारे यहाँ साल भर इलेक्शन होते रहते हैं। टीचर्स को कहीं इलेक्शन की लिस्ट बनाने के लिए लगा दिया जाता है, कहीं कुछ काम से लगा दिया जाता है। टीचर नहीं है तो चूँकि खाना बनना कंपलसरी हो गया है तो टीचर खाना बनवाते रहते हैं स्कूलों में। खाए पिए करप्शन हुआ और जो बचा कुचा इधर उधर हुआ और दिन की तीसरी हो जाती है। तो ये एक मेरा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन किससे पूछेंगे आप? मोदी से तो पूछने जाएंगे नहीं। आप जो आपके जब वोट लेने आपके पास आपके जो आते हैं, आपका पार्षद होगा, आपका विधायक होगा, उस समय आप ज़रूर क्वेश्चन करिए कि आपने क्या किया हमारे बच्चों के लिए। हम क्यों जाएं भोपाल? हर किसी की कैपेसिटी नहीं होती कि भोपाल, इंदौर या दिल्ली या पढ़ने के लिए जाए, बॉम्बे जाए, नहीं जा सकता। तो व्यवस्था तो होनी चाहिए हर लेवल से। वो तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और हमें यदि ये नहीं व्यवस्था करते हैं, नहीं सुनते हैं, तो हमारे पास सबसे अच्छा वोटिंग राइट का अस्त्र होता है, हमें उनका बहिष्कार करना चाहिए। जब हम वोट नहीं देंगे, नोटा लगाएंगे, तो इनको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल साइलेंटली इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो धीरे धीरे व्यवस्था में सुधार होगी। और आप क्या बोलते हैं इसके विषय में बताएं। मैंने आपको इसके विषय में जगाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा तो देश अपने आप 5-10 साल में ठीक हो जाएगा। बच्चे हमारे बड़े टैलेंटेड हैं, ये हैं, लेकिन आज फाइनेंशियल तकलीफ़ में भी हैं, सामाजिक व्यभिचार भी डेवलप हो रहा है। आप क्या सोचते हैं कि आप गांव छोड़ के शहर में आ जाते हैं तो एक जो चकाचौंध दिखती है उसमें आपने न ढंग से रहने की व्यवस्था होती, न कमरे, न बाथरूम, न कोई सुरक्षा होती है, और उसमें आप ज़िंदगी कीड़े मकोड़े की तरह जीते रहते हैं। वो एक अच्छी बात नहीं है। तो आप विचार करें ज़रूर, और जो अच्छा बुरा लगे आप मुझे बताएं। मैंने आपको एक बताने की एजुकेशन को कोशिश की है, क्योंकि जो सेस टैक्स लगता है मेरे हिसाब से वो सभी देते हैं, और सेस टैक्स का पर्पस सिर्फ एजुकेशन पे खर्च होना था, वो उसका हमारा मिसयूज़ होता है। तो आप बताएं। ठीक है, इसके लिए गुड नाइट।